चैप्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलंटरी एसोसिएशन होती है जिसमें लोग अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए मिलकर काम करते हैं। ये सोसाइटी यूजुअली म्यूचुअल बेनिफिट के लिए बनाई जाती है, जैसे कि कोऑपरेटिव बैंक्स, मिल्क कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा। कोऑपरेटिव का मेन एम होता है म्यूचुअल हेल्प और सेल्फ हेल्प। इसका मतलब है कि लोग अपनी रिसोर्सेज को पूल करते हैं और कलेक्टिव बेनिफिट्स के लिए काम करते हैं। सेवंथ शेड्यूल स्टेट लिस्ट एंट्री 32। सेवंथ शेड्यूल में स्टेट लिस्ट का एंट्री 32 स्पेसिफिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। ये एंट्री स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो अपने लेवल पर कोऑपरेटिव सोसाइटी को रेगुलेट और मैनेज करे। जैसे महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960। ये स्टेट लॉ है जो महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव सोसाइटी को गवर्न करता है। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 को कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए एक मेजर रिफॉर्म माना जाता है। इस अमेंडमेंट ने कोऑपरेटिव सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया और उन्हें प्रोटेक्शन भी दिया। आइए की चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 के अंदर राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी को फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया। इसका मतलब है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाने का राइट्स अब हर सिटीजन को दिया गया है। एडेड न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज ऑन प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी आर्टिकल 43B। आर्टिकल 43B में एक नया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऐड किए गए हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट करने की बात करते हैं। ये स्टेट को इनकरेज करता है कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट करे ताकि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और सेल्फ रिलायंस को फोस्टर किया जाए। एडेड न्यू पार्ट 9B इन द कॉन्स्टिट्यूशन द कोऑपरेटिव सोसाइटी आर्टिकल 243 ZH टू 243 ZT। पार्ट 9B को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड स्पेसिफिक प्रोविजन को डिटेल में डिफाइन करता है। ये प्रोविजन गवर्नेंस, इलेक्शन प्रोसीजर्स और मैनेजमेंट को रेगुलेट करते हैं। इस पार्ट के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी को डेमोक्रेटिक और ट्रांसपेरेंट बनाया गया है। इलेक्शन और मैनेजमेंट के लिए क्लियर गाइडलाइंस दी गई है। अब बात करते हैं रियल लाइफ एग्जांपल। अमूल गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केट फेडरलिज्म। अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट के प्रोडक्ट और मार्केटिंग में इन्वॉल्व है। इसका फाउंडेशन 1946 में हुआ था और ये कोऑपरेटिव मूवमेंट के बेस्ट एग्जाम्पल है। इसका सक्सेस इस बात को दिखाता है कि जब लोग मिलकर काम करते हैं तो वो अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट को इफेक्टिवली अचीव कर सकते हैं। अमूल ने डेयरी फार्मर को अपने प्रोडक्ट्स डायरेक्टली मार्केट करने का प्लेटफॉर्म दिया, जिससे उनका इनकम बढ़ा और उन्हें मिडलमैन के भी विदाउट डायरेक्ट एसोसिएशन मिडलमैन के बिना एसेस मिल गया। उसी तरह इफको भी है। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन दिए गए हैं। इन प्रोविजन का एम है कि कोऑपरेटिव्स को डेमोक्रेटिक, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाया जा सके। चलिए इन प्रोविजंस को समझते हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी आर्टिकल 243 ZI। स्टेट लेजिस्लेचर को ये पावर दिया गया है कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के इनकॉर्पोरेशन, रेगुलेशन और वाइंडिंग अप के लिए प्रोविजन बनाए। जैसे अगर कोई ग्रुप अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहता है तो स्टेट गवर्नमेंट उस सोसाइटी के लिए रूल्स बनाएगी, जैसे कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, रूल्स ऑफ ऑपरेशन, और जब सोसाइटी को बंद करना हो तब कैसे किया जाएगा वो बताएगी। नंबर इन टर्म्स ऑफ मेंबर ऑफ बोर्ड्स आर्टिकल 243 ZJ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का नंबर स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगी, लेकिन 21 से ज्यादा डायरेक्टर नहीं हो सकते। बोर्ड के मेंबर का टेन्यूर 5 ईयर होता है। इलेक्शन उस टर्म के एक्सपायरी से पहले कंडक्ट किया जाएगा। इलेक्शन कंडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बॉडी के पास होगी जो स्टेट लेजिस्लेचर डिफाइन करेगी।
हर कोऑपरेटिव सोसाइटी के बोर्ड में SC/ST के लिए 1 सीट और वुमेन्स के लिए 2 सीट रिजर्व होंगे। बोर्ड में 2 को-ऑप्टेड मेंबर हो सकते हैं जो बैंकिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस जैसे एरिया में एक्सपर्टाइज रखते हैं, लेकिन उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते। अब सुपरसेशन एंड सस्पेंशन ऑफ बोर्ड, आर्टिकल 243 ZL। बोर्ड को सुपरसीड या सस्पेंड करने की मैक्सिमम टाइम लिमिट 6 मंथ है। अगर कोऑपरेटिव बैंक्स हैं तो ये लिमिट 1 ईयर हो सकती है। अगर गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग या लोन नहीं है तो बोर्ड को सुपरसीड या सस्पेंड नहीं किया जा सकता। जैसे अगर एक कोऑपरेटिव बैंक में मैनेजमेंट इशू है तो गवर्नमेंट उसके बोर्ड को सस्पेंड कर सकती है, लेकिन ये सस्पेंशन एक सर्टेन पीरियड तक ही हो सकता है। अब ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, आर्टिकल 243 ZM। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अकाउंट का ऑडिट हर साल होना चाहिए और ये 6 मंथ के अंदर होना चाहिए, फाइनेंशियल ईयर के एंड के बाद। कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने ऑडिटर को अपॉइंट करेगी, लेकिन ऑडिटर को स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल पैनल से होना चाहिए। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक एपेक्स बॉडी है तो उसके ऑडिट रिपोर्ट को स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखा जाएगा। अब ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज, आर्टिकल 243 ZP। स्टेट लेजिस्लेचर को यह पावर दिया गया है कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड ऑफेंसेस और उनके लिए पेनाल्टीज डिफाइन करें। फाइलिंग रिटर्न्स, आर्टिकल 243 ZQ। हर कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपने फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होने के बाद 6 मंथ के अंदर अपने रिटर्न्स डिजाइनेटेड अथॉरिटी को फाइल करने होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए गया होता है। एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग, आर्टिकल 243 ZR। स्टेट लेजिस्लेचर को ये पावर है कि वो एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग को 6 मंथ के अंदर ऑर्गेनाइज करने का प्रोविजन बनाए, फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होने के बाद। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, आर्टिकल 243 ZT। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर ये प्रोविजन अप्लाई होते हैं, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर की जगह पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का रेफरेंस होता है। एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज, आर्टिकल 243 ZS। ये प्रोविजन यूनियन टेरिटरीज पर भी अप्लाई करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई है कि वो नोटिफिकेशन के थ्रू डिसाइड कर सकते हैं कि किस यूटी में ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। राजेंद्र शाह केस, 2013। गुजरात हाईकोर्ट ने 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 को अल्ट्रा वायर्स यानी कि इनवैलिड डिक्लेयर किया था, क्योंकि उनके हिसाब से स्टेट ने इस अमेंडमेंट को रेक्टिफाई नहीं किया था, जो आर्टिकल 368 के अंडर रिक्वायर्ड था। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग 2021। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के जजमेंट को एफर्म किया, लेकिन उस पार्ट को इनवैलिड नहीं माना जिसमें पार्ट 9B को मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए अप्लाई किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पेसिफाई किया कि पार्ट 9B सिर्फ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर ही नहीं होगा, न कि सभी कोऑपरेटिव सोसाइटी पर। सिर्फ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर ही लागू होगा, न कि सभी कोऑपरेटिव सोसाइटी पर।